तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग और शियान बचपन से ही जिगरी दोस्त थे, मगर इनकी दोस्ती को इमॉर्टल जू की नजर लग गई। वो शियान से ट्रेजर आर्मर खरीद के मंकी फेस मास्टर युवान को शियान को मारने भेज देती है। जब ये बात चेनपिंग को पता चली, वो बड़ी ही तेजी से शियान को बचाने के लिए ब्रिज की तरफ भाग निकला, मगर जब तक चेनपिंग वहाँ पहुँच जाए, मास्टर युवान ने अपना काम कर दिया था। चेनपिंग की आंखों के सामने उसके बेस्ट फ्रेंड ने अपना दम तोड़ दिया। वेल ऐसा हमें लगा था, मगर यहाँ पर हमें एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो ओपनिंग सीन में हम मंकी फेस मास्टर युवान को देखते हैं, जो कि लियो मैंशन में पहुंच चुका था। वो अपनी यंग मास्टर मिस टाओ जी से कहने लगा कि आज के दिन आप यहाँ पर आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा। और तभी वहाँ पर ली फैमिली का हेड आ जाता है। वो मास्टर युवान से कह रहा था कि आप मिस टाओ जी की बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद मास्टर ली जू नाम की बंदी को मिस टाओ जी की सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंप देता है। हालांकि मिस टाओ जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो गुस्से में जाकर चौखट पर बैठ जाती है। इधर मास्टर युवान ली फैमिली के हेड का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहने लगा कि टाओ जी को प्रोटेक्ट करके तुम हमारे जिंगयांग माउंटेन पर एहसान कर रहे हो, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद मास्टर युवान मिस टाओ जी से कहने लगा कि चिंगफिंग सिटी की इमॉर्टल जू ने हमें यहाँ पर बुलाकर बड़ी ही चालाकी से हमें ट्रैप कर दिया। दरअसल इमॉर्टल जू को पता था कि हमारे जिंगयांग माउंटेन और विंड एंड थंडर क्लैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। उसने बड़ी ही चालाकी से ऐसी अफवाह उड़ाई कि शियान ने अपना सोर्ड मैनुअल हमारे दुश्मन को बेच दिया है, और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उस शियान पर अटैक कर दिया। अब टाओ जी उसे उस सोर्ड मैनुअल के बारे में पूछ रही थी, जिस पर मास्टर युवान उसे बताने लगता है कि उस सोर्ड मैनुअल में एक इनहेरिटेंस मेथड है, जो कि उस मैनुअल की सबसे स्पेशल टेक्निक है। उस टेक्निक को हम वर्बली बिल्कुल भी सीख नहीं सकते, और न ही हम उस टेक्निक को कभी पास डाउन कर सकते हैं। वेल उस टेक्निक की खास बात ये है कि उसमें एक बहुत ही खतरनाक सोर्ड इंटेंट है, जो कि कई सारे जनरेशन से सोर्ड मैनुअल के डिसेंडेंट्स की बॉडी में स्टोर्ड होता जा रहा है। ये सोर्ड इंटेंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक वो अपना असली मालिक ढूंढ नहीं लेता। कुछ सालों पहले हमारे क्लान में एक धोखेबाज डिसाइपल था, उसे तलवारबाजी की पिक पर पहुंचना था, इसलिए उसने हमारे दुश्मन यानी कि थंडर एंड विंड क्लान के साथ हाथ मिला लिया। उसने हमारी तलवारबाजी की सारी टेक्निक दुश्मन क्लान को सिखा दी। अब हम दोनों क्लान में से जिसके पास भी वो सोर्ड मैनुअल जाएगा, बस वही इस जंग को जीत सकता है। बस एक बार वो सोर्ड मैनुअल अपने सक्सेसर को चुन ले, फिर ये सालों पुरानी बैटल भी खत्म हो जाएगी। अब ये सारी कहानी सुनकर मिस टाओ जी समझ गई। वो कह रही थी कि शायद यही रियल वाला सोर्ड मैनुअल शियान के पास है, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि शियान इस मैनुअल को विंड एंड थंडर क्लैन को बेचे। जिस पर मास्टर युवान कहने लगा कि पिछले 300 सालों से जिंगयांग माउंटेन कई बार जलील हुआ। हमारे एंसेस्टर की डेड बॉडी हमारे दुश्मनों के क्लैन में टंगी हुई है। जब तक हम उस बॉडी को वापस लाकर दफना नहीं देंगे, तब तक हमारे माथे से कायर होने का कलंक नहीं मिटेगा। अभी भी कई सारे कॉन्टिनेंट हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो अगर हमें दुश्मन का सामना करना है तो हमारे पास सोर्ड मैनुअल होना जरूरी होगा। जिस पर मिस टाओ जी कहने लगी कि फिर तो आपने उस शियान को एक ही पंच में खत्म कर देना चाहिए, इसी तरह से हम उस सोर्ड मैनुअल को दुश्मन के हाथ में जाने से रोक सकते हैं। ये सुनकर मास्टर युवान हंसने लगा। वो कह रहा था कि स्मॉल टाउन की एक खास बात है, हम यहाँ के लोगों को जान से नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो यहाँ का सेंट हमें पनिश करेगा, फिर शायद हम कभी भी स्मॉल टाउन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए मुझे इस मैटर को केयरफुली सेटल करना ही होगा। बस एक बार वो सोर्ड मैनुअल हमारे हाथ लग जाए, फिर पूरे माउंटेन पर आप ही राज करोगी। ये सुनकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो गई। वो तो इतनी लालची थी कि मास्टर युवान से उस मैनुअल को हासिल करने का प्रॉमिस भी ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर रुआन के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक हीलर मास्टर फैंग रुआन को बता रहा था कि शियान की इंजुरीज बहुत ही ज्यादा सीवियर है, मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। ये सुनकर शुई उस हीलर पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि अगर तुमसे ये ठीक नहीं हो रहा तो तुम्हारे सीनियर को बुलाओ, जल्दी से मास्टर यांग को लेकर यहाँ पहुँच जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। शुई का गुस्सा देखकर मास्टर फैंग उसे समझाने लगे कि तुमने हीलर के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इधर चेनपिंग अभी भी सदमे में था। वो बार बार उस हीलर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए, मगर वो हीलर उसे समझाता है कि मैं क्या, मेरे मास्टर भी इसे नहीं बचा सकते, इसकी पूरी बॉडी अंदर से क्रश हो चुकी है। अब ये सुनकर चेनपिंग वहाँ से निकल पड़ा। उसे मास्टर फैंग पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। वो कह रहा था कि अगर हेवन मुझे जस्टिस नहीं देगा तो मैं खुद ही जस्टिस को हासिल करूंगा। शुई भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मास्टर रुआन उसे रोक लेते हैं। वो कह रही थी कि अगर तुम इस जंग में शामिल हो गई तो चेनपिंग भी तुम्हारे साथ इंजर्ड हो जाएगा, मगर तभी शुई चेनपिंग के पीछे भागते हुए चली गई। वो कहने लगी कि मैं मास्टर फैंग रुआन की बेटी हूँ, मेरे फादर चाहते थे कि शियान उनका टॉप डिसाइपल बने,
लेकिन खुद का एक सेक्ट बनाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्होंने पहले शियान को ब्लैक स्मिथ का काम दिया। और मेरे फादर भी शियान की इंजरीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए प्लीज तुम उन्हें गलत मत समझना। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं तुम्हारे फादर से नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस इस बात से गुस्सा हूँ कि जब शियान ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तब उसे रोका क्यों नहीं गया। जिस पर शुई कहने लगी कि मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि शियान के साथ क्या होने वाला है। मगर इस पर चेनपिंग कोई जवाब नहीं देता। इधर शुई उससे कह रही थी कि प्लीज उस जेंगयांग माउंटेन के मास्टर के साथ पंगे मत लो, वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और रही बात शियान के बदले की, तो सेंट जीशांग जरूर से उसका रिवेंज लेंगे। तो चेनपिंग उसे जवाब देता है कि सेंट जीशांग की पनिशमेंट बस ये होगी कि वो उस मास्टर को इस टाउन से हमेशा के लिए निकाल देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस मास्टर को यहाँ से निकाला जाए। जिस पर शुई कहने लगी कि फिलहाल हमारा टाउन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और इसी वजह से सेंट जीशांग जेंगयांग माउंटेन से कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम जाकर उस इमॉर्टल के साथ अकेले ही फाइट करो। तो चेनपिंग कहने लगा कि उस मास्टर युआन के साथ क्या करना है इसका फैसला तो मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। जिसके बाद हमें टाउन का ब्रिज दिखाया जाता है, जहाँ पर चेनपिंग भागते हुए पहुँच चुका था। वो देखता है कि निंग्या वही की सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने चेनपिंग के वहाँ आते ही पैसों के सारे बैग्स उसे वापस लौटा दिए। वो कह रही थी कि मैं शियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैंने शियान के साथ तुम्हें भी निराश किया है। मगर फिर भी चेनपिंग उसे वो पैसों के बैग देने लगा। ये देखकर निंग्या उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि जरूर से बचपन में तुम अपने सिर के बल गिरे होंगे, इसलिए तो ऐसी पागलों वाली हरकतें करते रहते हो। तुम्हें पैसे मुझे वापस लौटा कर उस बंदर के साथ फाइट करने जा रहे हो, जबकि तुम्हारे पास कोई पावरफुल स्किल नहीं है। जिसके बाद वो चेनपिंग की भोली सी शक्ल देखकर दोबारा से शांत हो गई। वो कह रही थी कि तुम रहने दो, उस मास्टर का क्या करना है ये मैं देखूंगी। तभी चेनपिंग उसे रोकते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम भी उस मास्टर को हरा नहीं सकती, वरना तुम कभी पैसे मुझे वापस नहीं देती। अभी सुनकर निंग्या वहाँ पर बैठ गई। चेनपिंग भी मायूस होकर उसके पास बैठ जाता है। वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम हमारी वजह से किसी मुसीबत में फंसो, और ट्रस्ट मी शियान भी ये नहीं चाहता कि आप हमारी वजह से आपकी जान को खतरे में डालो। लेकिन निंग्या ने तो फैसला कर लिया था। वो कहने लगी कि मैंने अपने इस सफर में कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, देखा जाए तो उन्हीं मुश्किल हालातों ने मुझे आज इतना पावरफुल बनाया, इसलिए इस बार भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो चेनपिंग कहते हैं ठीक है, बस मुझे आधे दिन का वक्त दो। वो वहाँ की पैसों की बैग उठाकर कह रहा था कि मैं 3 लोगों को तलाश करूंगा जो इस काम में हमारी मदद करेंगे। तो निंग्या तुरंत इन 3 लोगों के बारे में उससे पूछने लगी, लेकिन चेनपिंग उसे किसी का भी नाम नहीं बताता। मगर निंग्या को पता था कि चेनपिंग की जान खतरे में है, इसलिए तुरंत ही अपना एक नाइफ निकाल लेती है। वो कह रही थी कि ये मेरे होम टाउन की सबसे स्पेशल नाइफ है, इसे यूनिक डैगर भी कहा जाता है। हमारे टाउन की सभी लड़कियों के पास तुम्हें ऐसा ही डैगर मिलेगा, तो कुछ दिनों के लिए ये डैगर तुम अपने पास रखो। इसलिए चेनपिंग तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर निंग्या उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, किसी भी वेपन को एक्सेप्ट करते हुए हमेशा दोनों हाथों का यूज करो। तो चेनपिंग अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके डैगर को एक्सेप्ट कर लेता है। निंग्या कह रही थी कि वो मास्टर युआन बड़ी ही मोटी खाल का है, मुझे नहीं लगता कि एक इमॉर्टल वेपन भी उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद वो गुस्से में आकर चेनपिंग को भी 2-4 गालियां देती है। ये सुनकर तो चेनपिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो चेनपिंग से कहने लगी कि आज तक मैंने इतने लोगों की मौतें देखी है, उतने तो जिंदा लोगों को भी तुमने नहीं देखा होगा, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हम उस मास्टर युआन से जैसे तैसे निपट लेंगे, बस काम होते ही मुझे पुराने कुएं के पास मिलने आ जाओ। इधर चेनपिंग ने भी ठान लिया था कि चाहे इस बैटल में उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए, मगर वो मास्टर युआन को जरूर से खत्म कर देगा। जिसके बाद वो सीधा जिगुई से मिलने पहुंच गया। जिगुई उसे देखकर कहने लगी कि ओहो देखो तो कौन आया है। चेनपिंग मेरे ख्याल से तुम पहली बार हमारे घर आए हो, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि मेरे यंग मास्टर तो घर पर है ही नहीं। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं सॉन्ग जिनशिन से नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर जिगुई थोड़ा सा शॉक हो गई। वो कहती है कि मेरी जैसी कमजोर सर्वेंट तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती, मगर फिर भी चेनपिंग उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त शियान बुरी तरह से घायल है, यांग फैमिली की हिलर भी उसे बचा नहीं सकते। मगर ये सब सुनने के बावजूद भी जिगुई का दिल नहीं पिघला। वो कह रही थी कि शायद तुम्हारे दोस्त शियान को दफनाने के लिए तुम कोई अच्छी जगह ढूंढना चाहते हो। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि सालों पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम हम में से एक नहीं हो। ये सुनकर जिगुई काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर चेनपिंग कहने लगा कि मेरे पास बस एक ही ल्यूकस क्लिफ था और उसी का यूज करके मैंने शियान को जैसे तैसे जिंदा रखा है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ ल्यूकस लिफ हो तो प्लीज मुझे दे दो, ताकि उनका यूज करके मैं अपनी दोस्त की जान बचा पाऊँ। मगर जिगुई उस पर ही भड़क गई। वो कहने लगी तुम पागल हो गए हो
क्या? मेरे पास ल्यूकस लीफ कहाँ से आएंगे? वैसे देखा जाए तो इसके पास ल्यूकस लीफ की एक बैग भरी पड़ी थी, मगर फिर भी वो चेनपिंग से झूठ बोलती है। वो कहने लगी कि तुम पुराने एहसानों को याद दिलाकर मुझे इमोशनल करना चाहते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। जिस पर चेनपिंग कहने लगा, ना, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं, मगर तुम ही मेरी मदद करके मुझ पर एहसान करो। मगर जिगुई ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, इसलिए चेनपिंग वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। इधर जिगुई कह रही थी कि मैं तो ये चाहती हूँ कि शियान के साथ तुम भी मारे जाओ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो अगले जन्म में तुम दोनों भाई बनकर पैदा होंगे। इधर चेनपिंग सेंट जीफांग से मिलने के लिए माउंटेन पर चला गया था। तभी सेंट जीफांग का सर्वेंट उसे बताने लगा कि हमारे मास्टर 3 दिनों के लिए डीप माउंटेन में गए हैं। ये सुनकर चेनपिंग तुरंत ही वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वो बंदा कहने लगा कि चेनपिंग, सेंट जीशांग को पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें कुएं वाला किस्सा याद दिलाऊं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, होनी को टाल नहीं सकते। तो चेनपिंग वहाँ से मायूस होकर सीधा लॉर्ड सॉन्ग से मिलने चला जाता है। वो कह रहा था कि सीनियर, मैं जानता हूँ आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद वो अपनी कॉइन्स की बैग आगे बढ़ाते हुए उससे कहने लगा कि प्लीज मेरे दोस्त शियान को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा नहीं पाए तो प्लीज एटलीस्ट उसे जस्टिस तो दिला दीजिए। जिस पर लॉर्ड सैंग हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और न जाने कितने ही लोग मेरे हाथों से मारे गए, लेकिन आज तक मैंने किसी को बचाया नहीं। और वैसे भी इतने से पैसों के लिए मैं इस जगह के रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता। अगर मैंने मास्टर युआन को मारने में तुम्हारी मदद की तो मेरी वांग डायनेस्टी जिंगयांग माउंटेन की दुश्मन बन जाएगी। अब ये सुनकर चेनपिंग ने अपने पैसों की बैग्स रख दिए। वो कहने लगा, लॉर्ड सॉन्ग, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अगर आप पैसे नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस आप मुझे आपकी कंडीशंस बता दीजिए। अगर मैंने आपकी शर्तें पूरी कर दी तभी जाकर आप मेरी मदद करना। ये सुनकर लॉर्ड सॉन्ग अपनी जगह से उठ जाता है। वो कह रहा था, चेनपिंग, मैं तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहता। देखो, तुम्हारा दोस्त शियान काफी दिनों से मुश्किल हालातों में फंसा हुआ था। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी, मगर फिर भी यहाँ की एंसेस्ट्रल ट्री ने उसकी कोई मदद नहीं की, ना ही उसे कोई ल्यूकस लीफ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तुम हो, तुम्हारे पास तो कोई पावर्स भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने तुम्हें एक ल्यूकस लीफ दिया था, जिसे शियान की जान बचाने के लिए तुमने बर्बाद कर दिया। अब चेनपिंग उसकी बातें सुनकर समझ गया था कि लॉर्ड सॉन्ग भी उसकी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए वो उसे ग्रीट करके वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी लॉर्ड सॉन्ग उसे अपनी शर्तें बता देता है। वो कहने लगा, चेनपिंग, मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि मास्टर युआन जिस बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा है उसे किडनैप करके लाओ, या फिर तुम स्मॉल टाउन के एंसेस्ट्रल ट्री को कट कर दो। अगर तुम इन दोनों में से कोई भी एक काम कर पाए तो मैं मास्टर युआन को घायल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर तुम ये दोनों काम कर पाओ तो फिर मैं उस मास्टर युआन को सीधे खत्म कर दूंगा। देखा जाए तो लॉर्ड सॉन्ग की दोनों शर्तें बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। अब चेनपिंग के वहाँ से जाते ही लॉर्ड सॉन्ग सॉन्ग जिनशिन से पूछने लगा कि बताओ, क्या ये बंदा मेरी शर्तों को पूरा कर पाएगा? जिस पर सॉन्ग जिनशिन कहने लगा कि अगर चेनपिंग ये कारनामा कर पाया तो फिर वो चेनपिंग नहीं रहेगा। ये सुनकर लॉर्ड सॉन्ग हंसने लगा, जिसके बाद वो सॉन्ग जिनशिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में भी एक नॉट है, जब तक तुम उस नॉट से पीछा नहीं छुड़ाओगे तब तक तुम कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। वेल, मैंने चेनपिंग को ये जो शर्तें बताई है वो बस तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक निराश आदमी किस हद तक जा सकता है। आगे चलकर तुम जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि इस दुनिया में कर्मा ही सबसे बड़ा खेल खेलता है। एक रईस बनकर एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी करना ही तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम एक इंपेरियल फैमिली के मेंबर हो, इसलिए कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। हम खुद ही हमारी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार हैं। मौत से हमें एक राजा भी बचा नहीं सकता, इसलिए जल्द से जल्द कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लो। उसकी बातें सुनकर सॉन्ग जिनशिन काफी ज्यादा घबरा गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि चेनपिंग निंग्याओ से मिलने के लिए कुएं के पास आ चुका था। उससे कहने लगा कि मैं उन 3 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया। जिसके बाद वो निंग्याओ से एक सवाल पूछता है। वो कह रहा था कि अगर इस कुएं में कोई गिर गया तो क्या तुम उसे बचाओगी? जिस पर निंग्याओ कहती है, ऑफ कोर्स, मैं उस बंदे को मरने नहीं दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे एक कुआं ही तोड़ना क्यों न पड़े। चेनपिंग को भी अपना जवाब मिल चुका था। वो अब निंग्याओ को सारी बातें बता देता है और इसके बाद उन दोनों ने एक प्लान बनाया। वो कह रहा था, चलो अब प्लान के मुताबिक हमें स्प्लिट होना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर चेनपिंग
चेनपिंग ने घर आने के बाद स्लिंग शॉट, अपनी एक डैगर और एक ब्लेड उठा ली थी, जिसके बाद वो अपने मिशन पर चला जाता है। इधर हम उसी हीलर को देखते जो कि शियान का इलाज कर रहा था। वो अपने मास्टर मिस्टर वांग के पास आकर कहने लगा कि मास्टर, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मुझे नहीं लगता कि मैं उस शियान को बचा पाऊंगा। जिस पर वांग कहने लगा कि मौत तो अटल है, वो एक ना एक दिन जरूर आएगी। मगर वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक था। वो कहता है कि अगर शियान मर गया तो मास्टर फेंग रुआन और उसकी बेटी शुई हमारी फार्मेसी को जलाकर राख कर देंगे। मगर मिस्टर वांग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो तो एकदम रिलैक्स होकर कह रहा था कि उन्हें जो करना है करने दो। और अब अगले सीन में हम उसी बच्ची यानी कि मिस टाउजी को देखते हैं, जो कि एक परिंदे के साथ खेल रही थी। गाइस, यही बंदी मास्टर युआन के साथ स्मॉल टाउन में आई है और इसी को किडनैप करने की शर्त लॉर्ड सॉन्ग ने चेनपिंग के सामने रखी थी। अब मिस टाउजी देखती है कि उसका परिंदा तो अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो समझ गई थी कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है और तभी अचानक से एक पत्थर से उस परिंदे के केज पर अटैक हो गया, जिससे वो केज ब्रेक होकर वो परिंदा वहाँ से भाग जाता है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अटैक किसने किया और तभी मिस टाउजी पर पत्थरों से वार होना शुरू हो गए, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो जल्दी से जाकर एक सर्वेंट के पीछे छुप गई थी। साथ ही वो एक दूसरी सर्वेंट के सीधे कान के नीचे बजा देती है। वो कहने लगी कि जल्दी से जाकर किसी को बुला लाओ। और उसके इस बर्ताव को देखकर हम अंदाजा लगा सकते कि मिस टाउजी कितनी ज्यादा बेरहम है। इधर ली हॉग ने उस अटैकर को देख लिया था, इसीलिए वो सीधे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर तभी चेनपिंग खुद उसके सामने आ गया। वो अपने दो शियान की स्लिंग शॉट का यूज करते हुए उन पर मुसलसल अटैक कर रहा था, लेकिन मिस टाउजी एक सर्वेंट के पीछे छुपकर बड़ी ही आसानी से खुद को बचा रही थी। इधर ली हॉग चेनपिंग के सारे स्टोन्स को रास्ते से हटाती हुई सीधे हवा में जंप लगा देती है। उसने अपनी स्टिक्स का यूज करके चेनपिंग पर अटैक कर दिया था, मगर चेनपिंग इससे बच जाता है। तब तक ली हॉग भी छत पर कूद गई थी। वो चेनपिंग पर बड़ी ही तेजी से अटैक करना शुरू कर देती है। इधर चेनपिंग ने उसके कई सारे अटैक्स को अपने हाथों की मदद से ही डिफेंड कर लिया था, तो ली हॉग गोल गोल घूमते हुए उस पर लाते मारने की कोशिश करने लगी। इधर चेनपिंग पीछे हटते हुए उसके सारे अटैक से बचता जा रहा था, मगर बाद में ली हॉग उसे एक लात मार के सीधा नीचे ढकेल देती है। नीचे आते ही चेनपिंग दोबारा से टाउजी पर निशाना लगा रहा था। हालांकि टाउजी इस बार भी बच जाती है और इसी दरमियान चेनपिंग ने ली हॉग के मुंह पर भी एक जोरदार मुक्का मार दिया, तो जवाब में वो भी चेनपिंग के सीने पर एक पंच हिट कर देती है, जिससे चेनपिंग काफी पीछे पुश हो गया। भले ही चेनपिंग के पास मार्शल आर्ट की ज्यादा पावरफुल स्किल नहीं थी, मगर फिर भी उसने ली हॉग को तगड़ी टक्कर दी और अब ये दोनों फाइट करते करते दोबारा से छत पर आ जाते हैं। चेनपिंग तुरंत ही वहाँ के रूफ को ब्रेक करते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके इस मूव का कोई फायदा नहीं होता। उल्टा ली हॉग ने एक लात मार के चेनपिंग को काफी पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से भिड़ जाते हैं। इधर ली हॉग चेनपिंग को पंच मारने के लिए हवा में जंप लगा चुकी थी, मगर चेनपिंग उसे छोड़कर टाउजी पर निशाना लगाता है। ये देखकर ली हॉग कंफ्यूज हो गई। वो तुरंत ही चेनपिंग ने हिट के स्टोन को कैच कर लेती है, मगर उसी वक्त चेनपिंग ने उसे एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया, जिससे वो बंदी छत से नीचे गिर के एक बहुत ही शार्प चीज से हिट होने वाली थी। मगर समय रहते चेनपिंग ने उसका पाँव पकड़ के उसकी जान बचा ली। वो टाउजी के अलावा और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और तभी वो बंदी अपना पाँव छुड़ा कर नीचे आ जाती है। तब तक वहाँ पर ली फैमिली के कुछ सर्वेंट्स पहुंच चुके थे। इधर चेनपिंग बड़े ही कूल अंदाज के साथ उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ टाउजी पर निशाना लगाता है और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।